नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर। जमीन घोटाले का आरोप, विपक्ष ने की निष्पक्ष जांच की मांग। बीजेपी और बीएसपी ने की मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच की मांग। राज्य सरकार का 50 लाख के मुआवजे और नौकरी का ऐलान। 2 दिन बाद शहीदों के परिजनों से मिली सांसद हेमा मालिनी। हेरात में अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बताया विकास की दिशा में बड़ा कदम। कहा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में करेंगे हर संभव मदद। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। अनंतनाग में 2 पुलिसकर्मी शहीद। अमरनाथ यात्रा के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। और बिहार बोर्ड के 2 टॉपर्स के नतीजे रद्द। सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार दूसरी परीक्षा में फेल। बिशन रॉय कॉलेज की मान्यता भी रद्द। रूबी रॉय को परीक्षा के लिए 1 हफ्ते का वक्त। जमीन घोटाले और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से बातचीत के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का इस्तीफा मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के पूर्व जज को सौंपा है। वहीं खड़से ने खुद को बेकसूर बताते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। विपक्ष के दबाव और पार्टी आलाकमान के आदेश के बाद महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने आखिर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें फैसले की जानकारी दी। हालांकि इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र बीजेपी उनके साथ खड़ी नजर आई। हमारे नेता एकनाथ जी खड़से ने एक उच्च परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से रखी है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री के पास राजीनामा देने की पेशकश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी है और हमारा मानना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एकनाथ खड़से ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए मीडिया ट्रायल पर आपत्ति जताई। खड़से ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। आणि या ठिकाणी जे भारतीय जनता पार्टी आणि सरकारला बदनाम करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचं जे चालू आहे, यामध्ये म्हणून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना विनंती केलेली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे। या माध्यमातून चौकशी होऊन जसं ते पूर्वीच्या कालखंडामध्ये। वहीं इस मामले में विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। उन पर सीधे तौर से आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी बाकायदा उनके और दाऊद इब्राहिम से अगर कोई संबंध है उग्रवादियों से तो उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जरूरत हो तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो कहूंगी कि ये पहली हमारी कामयाबी है। उसमें मैं उसको पार्ट ए और पार्ट बी में स्प्लिट करूंगी। पार्ट ए अभी हमें मिला है, पर पार्ट बी जब तक मुझे उनके इंक्वायरी के ऑर्डर्स नहीं मिलते तब तक मेरा जो उपोषण है वो चलता रहेगा। एकनाथ खड़से पर पिछले 2 हफ्ते से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। उन पर पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ फोन पर बातचीत करने और फिर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 दिन पहले दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट दी थी। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने आज मथुरा में जवाहर बाग हिंसा में घायलों, पुलिस वालों से अस्पताल में मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के बाद शनिवार को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद वो झड़प में मारे गए एसपी मुकुल द्विवेदी के घर गईं और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसका पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका कहना है, उनका डिमांड है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी बराबर बताता नहीं है कि क्या हुआ कैसे करके। द इंक्वायरी शुड बी डन।
एंड ऑल्सो द मुआवजा जो भी देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे के जीवन व्यतीत करना है। शी इज ए यंग लेडी। हेमा मालिनी जवाहर बाग भी गई थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के परिवार को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी और बीजेपी समेत दूसरे दलों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है और उत्तर प्रदेश के शासन को इसके लिए पूरी तौर से उत्तर देना पड़ेगा और ये भयावह घटना है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें कमजोरी दिखाई है और केंद्र सरकार भी जो उनकी इंटेलिजेंस विंग के ओर से पता लगाना चाहिए था, क्योंकि ये सारे सेंसिटिव एरियाज हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि ये सब घटनाओं के अंदर एक सर्वोत्तम जांच हो और ये जांच बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज के तहत ये जांच एक टाइम बाउंड जांच करवाइए, ये सब हुआ कैसे, इसके अंदर इंटेलिजेंस अपैरेटस का लैप्सेस कितने बड़े हुए हैं। पुलिस और जवाहर बाग में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के बीच गुरुवार को हुए जबरदस्त संघर्ष में एक पुलिस अधीक्षक और एक थाना प्रभारी सहित 24 लोग मारे गए। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है और 320 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अब मिशन यूपी में जुट गए हैं। आज उन्होंने लखनऊ और कानपुर में पार्टी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जमकर घेरा भी। मथुरा में हिंसा की घटना पर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना की और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से नैतिकता के आधार पर मंत्री शिवपाल यादव से इस्तीफा लेने की मांग की। असला, बारूद, बंदूकें लेकर पुलिस पर हमला करेगी और सचिवालय में बैठकर मंत्री उनका संरक्षण करेंगे, उन पर गोली नहीं चलाने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जरा भी शर्म बची है नेताजी में तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। रविवार से होने वाले जाट आंदोलन की चेतावनी के बाद से हरियाणा एक बार फिर अलर्ट पर है। आज कई इलाकों में मॉक ड्रिल करके सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। राज्य में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं व्यापारियों ने आंदोलन को रोकने की मांग की है। हरियाणा में रविवार से एक बार फिर जाट आंदोलन की आहट सुनाई दे सकती है। 5 जून से प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आंदोलन से पहले हरियाणा में 4800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा केंद्र से 15 और टुकड़ियों को बुलाया गया है। इस बार 15 जगहों पर ही आंदोलन की मंजूरी दी गई है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायतें हैं, जिनमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को होता है तो उपद्रवियों से ही उसकी रिकवरी की जाए, ये भी नोटिस हमने सभी को दिए हैं। और जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं। पिछली बार आंदोलन के दौरान फैली अराजकता को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। राज्य में अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी की गई। तैयारी हमारी सारी फोर्स बिल्कुल तैयार खड़ी है। उनकी लगातार रिहर्सल कराई जा रही है, उनको ड्रिल करवा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो प्रोसीजर है राइट कंट्रोल का, उसको प्रोसीजर को दोबारा समझाने के लिए आज एक बार फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस वाले जो अधिकारी है, इनकी सबकी एक बार प्रैक्टिस कराई गई है। हालांकि इस बार जाट आंदोलन की ताकत शुरू होने से पहले ही घट चुकी है, क्योंकि इस बार खाप पंचायतों और जाट युवा एकता मंच ने आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया है। वहीं जाट नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। 5 तारीख से जो धरने होंगे वे बिल्कुल कंट्रोल होंगे। जो मेन शहरी क्षेत्र फरीदाबाद, पलवल का शहरी क्षेत्र, गुड़गांवा और सोनीपत में शहरी क्षेत्र, किसी भी शहर में हम कोई धरना या कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे दूसरी जातियों के लोगों को ये मौका मिले।
फरवरी में आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों को बाधित किया गया था। तोड़फोड़ की वजह से हजारों करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई थी। हिंसा की वजह से 30 लोगों की मौत भी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज फिर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सुरक्षा कर्मियों पर 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बिजबेहारा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर दूसरा हमला किया। मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान शहीद हो गए। हमले में शहीद पुलिसकर्मियों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाशिर अहमद और कांस्टेबल रियाज अहमद शामिल हैं। दोनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। We have taken a number of remedial steps. More troops have been inducted there, and we are also in the process of strengthening our security fences and borders. हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ाने की बात कही है। देखिए, इनपुट्स तो हैं कि उस पे हमले की आशंका है, और जैसा आपको विदित है, बीएसएफ श्री अमरनाथ जी यात्रा की गार्डिंग करती है, एंड हमेशा की तरह हम तैयार हैं और पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये यात्रा इंसिडेंट फ्री होगी। इससे पहले शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के बिजबेहड़ा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ जवान समेत 6 लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने बिजबेहड़ा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अनंतनाग में 22 जून को चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहां से चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। कलम जो ठहाकों के साथ समाज की विसंगतियों पर करती है गहरा प्रहार। मनुष्यत से युद्ध करना मानवता का धर्म है, और मानवता के उस धर्म की पताका को लिए हुए मैं 50 साल से घूम रहा हूँ। तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूँ। न तू खुश है न मैं खुश हूँ, अगर खुश है तो ये दिल है। खुशी में भी जो रोता है वही सब कुछ, वही सब कुछ। मिली शख्सियत में मशहूर मारूफ हस्ती पद्मश्री अशोक चक्रधरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेरात में अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने अफगानिस्तान को हर क्षेत्र में मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बीच नई संभावनाओं पर बातचीत भी हुई, और इस मौके पर उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 5 देशों की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अफगानिस्तान के हेरात पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ सलमा बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बांध का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के विकास में एक बड़ा कदम साबित होगा। The dam is a generator not just of electricity but also of optimism and belief in the future of Afghanistan. 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ सलमा डैम अफगानिस्तान के बड़े हिस्से को पीने का पानी मुहैया कराएगा। इसे तैयार करने में भारत ने आर्थिक सहयोग तो दिया ही, भारतीय इंजीनियरों ने भी इसमें मदद की। डैम से 75,000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो सकेगी। इससे 42 मेगावाट बिजली पैदा करने की भी योजना है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इससे अफगानिस्तान के लोगों का 30 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत हर तरह की परिस्थितियों में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। On international platforms and in regional forums will speak in one voice for the Afghan right of a peaceful, prosperous, united, inclusive and democratic nation. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अशरफ गनी से सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यहां से वो कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको जाएंगे। उनकी यात्रा का मकसद इन देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा को विस्तार देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बिहार में इंटर परीक्षा में गड़बड़ी की बात सच साबित हो गई है। 13 छात्रों में से 2 सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। दोनों टॉपर की सूची में पहले और तीसरे नंबर पर थे। गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद 13 छात्रों की परीक्षा फिर से ली गई। सौरभ और राहुल इसमें फेल हो गए। वहीं आर्ट्स में टॉपर रूबी राय आज परीक्षा देने नहीं आई। उनके पिता एक चिट्ठी लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बिहार बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। सौरभ ने इसी स्कूल से परीक्षा दी थी। अब बोर्ड ने इंटरव्यू के बाद टॉपर घोषित करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में कांगो नागरिक की हत्या और अफ्रीकी छात्रों पर हुए हमले को लेकर चिंता जताई है। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि ऐसे मामले हों तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन हम सभी देशों में सहिष्णुता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कांगो के ओलिवर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी छात्रों से मुलाकात करके उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। बात मौसम की करते हैं। भारी बारिश से दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम और चीन में बाढ़ से भारी तबाही मची है। फ्रांस में ऐसी बाढ़ 100 साल पहले 1910 में आई थी। राहत की बात यह है कि सीन नदी का स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। सैलानियों से गुलजार रहने वाला फ्रांस का एफिल टावर पानी से घिरा है। सीन नदी पर अल्मा पुल में बनी मूर्ति पानी में डूब चुकी है। लोगों को जिंदगी के लाले पड़े हैं। पेरिस की जिन गलियों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां नाव चल रही हैं। दुनिया के सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम पर भी बाढ़ ने कर्फ्यू लगा रखा है। संग्रहालयों में रखी कलाकृतियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। Pour les personnes âgées. Là, pas longtemps, on a livré le repas pour les personnes âgées parce qu'ils sont bloqués carrément, quoi. सीन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का स्तर 30 सालों में सबसे ऊंचा चला गया है। राहत की बात यह है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। Paris, la Seine continue de monter lentement, mais vient d'atteindre les 6 mètres 04 à Austerlitz à 16h. Et 6,05 à 17h. Et 6,05, donc ça fait quand même 1 centimètre. जर्मनी में मलबे में दबी कारें इस बात की गवाह हैं कि सैलाब कितना खौफनाक रहा होगा। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत पहुंचाने की है। वहीं दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। नदियों का उफान इस कदर है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। टेक्सास में बारिश से 5 फौजियों की जान चली गई है। Sad to report that we recovered our 4 missing soldiers. Tragically, all 4 of those soldiers are deceased, and we've lost in this incident 9 of our great soldiers. वहीं चीन के ताइपे में कुदरत का कहर कुछ इस तरह बरसा कि जिंदगी थम सी गई। एयरपोर्ट बंद होने से उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं जियांशी प्रांत में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। 我们现在落实了这个应急抢险队伍，那么目前我们有300支专业应急抢险队伍，它是随时待命的。 बाढ़ ने बेल्जियम में भी भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और शहरों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तूफान के बाद भारी बाढ़ आ गई है। इससे न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के कई इलाकों में पानी भर गया है। तूफान के असर से इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तो 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई और 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ब्रिस्बेन में एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान के असर से रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। न्यू साउथ वेल्स में करीब 8000 घरों में बिजली गुल है। इराक के फालूजा पर कब्जे को लेकर सेना ने अभियान तेज कर दिया है। हालांकि उसे आईएस आतंकियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इराक सेना को बड़ी तादाद में बंधकों को आजाद कराने में कामयाबी मिली है। खुली हवा में सांस लेने की खुशी इस बच्चे के चेहरे से साफ झलक रही है। फालूजा के बाहरी इलाकों से हजारों बंधकों को छुड़ाने में इराकी सेना कामयाब हुई है।
आजादी के बाद बच्चों और महिलाओं ने राहत की सांस ली। نقذتونا من النار طلعتونا واجبنا هذا عافية النشام عافية تاج روسنا واجبنا هاي نساء عافية خي عافية بنات। इराकी सेना फालूजा शहर को आतंकवादियों से आजाद कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि कई जगहों पर उसे कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ممرات احنا طرق العبور للعمل العسكري نوخرها، المناطق اللي ما بيها عبور بيوت ومدارس واحد ياخذ اذن اهلها ونسكن الناस بالبيوت। फालूजा पिछले 2 सालों से आईएस के कब्जे में है। सेना ने इस शहर पर फिर से नियंत्रण के लिए पिछले हफ्ते कोशिशें शुरू की थीं। बगदाद से महज 30 मील दूर इस शहर पर 2014 में इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल की दुनिया से आज एक शोक की खबर आई। दिग्गज मुक्केबाज मोहम्मद अली का निधन हो गया है। 74 साल के पूर्व विश्व चैंपियन को सांस लेने में दिक्कत के बाद इसी हफ्ते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो पार्किंसन की बीमारी से पीड़ित थे। अली को उनके पैतृक गांव शहर केंट की लोइजिंग में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके निधन पर कई जानी मानी हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। जबरदस्त पंचेस से जीत हासिल करने वाले बॉक्सर मोहम्मद अली आखिरकार जिंदगी से हार गए। बीते कुछ दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहे मोहम्मद अली ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अमेरिका के एरिजोना राज्य के शहर फीनिक्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। For whatever reason, Muhammad Ali today is this magic man, really. I mean, if God hadn't made him, I think somebody would have invented him. मोहम्मद अली 1960 में रोम ओलंपिक में लाइट हैवीवेट में गोल्ड मेडल जीतने से मशहूर हुए थे। 1964 में उन्होंने नाम बदलकर मोहम्मद अली कर लिया। 1964 में ही उन्होंने सोनी लिस्टॉन को हराकर पहला विश्व खिताब जीता और फिर 3 अलग अलग मौकों पर विश्व हैवीवेट का टाइटल जीतने वाले पहले बॉक्सर बने। पहली बार मोहम्मद अली ने 1964 में, फिर 1974 में और फिर 1978 में विश्व चैंपियन का खिताब जीता। कुल 61 मुकाबलों में उन्होंने 56 में जीत हासिल की। 1981 में उन्होंने बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। मोहम्मद अली को न सिर्फ उनकी मुक्केबाजी बल्कि मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद अली ने वियतनाम में अमेरिका युद्ध का विरोध करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। ब्रेन स्टेम मौत यानी ऐसे मामले जिनमें मनुष्य का शरीर जीवित अवस्था में रहे लेकिन मस्तिष्क मृत हो जाए। ऐसे व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से मृत हैं, लेकिन उनका शरीर कई लोगों की जान बचाने में सक्षम है। बावजूद इसके भारत में इस तरह के मामलों में अंगदान करने की दर बेहद कम है। ब्रेन डेड व्यक्ति के जीवित होने को लेकर दुनिया भर में अब भी बहस जारी है, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति का शरीर कई लोगों को जीवन दे सकता है। मरीज के परिजनों की सहमति से उसके अंग जरूरतमंदों को दान किए जा सकते हैं। एक दानदाता का शरीर 6 से 7 लोगों को नया जीवन दे सकता है। It's very proud to be part of Transplant Authority of Tamil Nadu. It's a successful program. It's a model for our India. भारत समेत दुनिया के 170 देशों में ब्रेन डेड शख्स के अंग इस्तेमाल करने को लेकर कानून बनाया जा चुका है। भारत में 1994 से मानव अंग प्रत्यर्पण कानून लागू है। इसके तहत किसी भी ब्रेन डेड व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित करने के लिए 4 डॉक्टरों के पैनल की मंजूरी जरूरी है। तमिलनाडु मृत शरीर से अंग प्रत्यर्पण करने के कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने वाला एकमात्र राज्य है। बाकी राज्यों में इस मसले पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। Until today we have distributed around 5,000 organs. I would say at least 2,000, 3,000 are alive and well. That's a great source of happiness to us. अंग प्रत्यर्पण को लेकर और भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें अंगों का समय से मरीज तक पहुंचना और वक्त रहते ऑपरेशन होना शामिल है। The whole program will be run as per the government orders. So for allocation also the government order is very clear and how the procedure has to be followed, it is given. हालांकि भारत में
ब्रेन डेड व्यक्तियों के अंग दान करने की दर बहुत कम है। मरीज के जिंदा होने की उम्मीद और मौत को लेकर संशय इसकी बड़ी वजह है। संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पठानकोट में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पठानकोट हमले की जांच को लेकर उम्मीद जताई कि पाकिस्तान एनआईए को अपने यहां जांच के लिए आने को मंजूरी देगा। राजनाथ सिंह की रैली को पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान की एक अदालत ने निलंबित आईएएस अधिकारी नीरज पवन और राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी अनिल अग्रवाल की पुलिस रिमांड 8 जून तक बढ़ा दी है। दोनों पर ठेका देने के बदले 1.5 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप है। दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी किशोर को वयस्क मानकर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह फैसला आया है। 4 अप्रैल 2016 को सिविल लाइंस इलाके में तेज रफ्तार कार से टक्कर के बाद सिद्धार्थ नाम के शख्स की मौत हो गई थी। एनआईए ने आईएस से जुड़ाव रखने वाले मोहम्मद सिराजुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कर्नाटक के गुलबर्ग के रहने वाले सिराजुद्दीन को राजस्थान एटीएस ने पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। उस पर आईएएस के लिए भर्ती करने का आरोप है। झारखंड के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की प्लाजर बोगी में शनिवार को आग लग गई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर भारत एक बार फिर गर्मी से जूझ रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के फलोदी और श्रीगंगानगर में तापमान 46.5 डिग्री के पार पहुंच गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने श्रीलंका सीमा पर गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि कई बार रिहाई की मांग के बावजूद श्रीलंका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम के साथ मुठभेड़ में 32 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 66 घायल हुए हैं। मुठभेड़ नाइजर की सीमा के नजदीक हुई जब सैकड़ों हमलावरों ने सेना पर हमला कर दिया। सीरिया में आईएस आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना आगे बढ़ रही है। इसके लिए शनिवार को सेना ने आईएस के गढ़ रक्का में प्रवेश किया। 2014 से ये प्रांत आईएस आतंकियों के कब्जे में है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के कृत्रिम द्वीपों पर निर्माण के विरुद्ध चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और दूसरे देश उसके खिलाफ मिलकर कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने शनिवार को सिंगापुर के सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ये बात कही। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।